Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Okay, today we will continue with chapter 4th. जैसे कि आपको पता है लास्ट चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन के नाम पढ़े थे। अब हम एक एक करके इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासीफाई करते हैं। क्वालिटी इन सेंस जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को लेते हैं, क्वालिटी को लेते हैं, कोई न्यूमेरिक टर्म नहीं आती है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जिसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा नहीं आता, ओनली क्वालिटी को बताया जाता है, वही हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है। और जो हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर दो ही ग्रुप बनते हैं, या तो कोई चीज़ होगी या फिर उस चीज़ की अब्सेंस होगी, है ना। जैसे हो गया स्वस्थ अस्वस्थ, शिक्षित अशिक्षित। तो ये क्या है, हमारे किसी चीज़ का प्रेजेंट होना या उसका अब्सेंस होना, ये हमारी सिंपल क्लासिफिकेशन में आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी होती है हमारी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, दो से ज़्यादा ग्रुप बनते हैं। इन सेंस अगर हम देखें, अब जैसे हमने एक ग्रुप बनाया था, जैसे मान लो हमने ग्रुप बनाया रूरल एंड अर्बन, ठीक है। तो जो रूरल है उसके अंदर भी हम दो क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आ सकता है हमारा कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। इसी तरह से जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें भी आगे दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव सिंपली क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। In this type of classification, data are classified on the basis of some attributes or quality like sex, literacy, religion, employment, etc. Such attributes cannot be measured along with the scale. तो यहाँ पर वही बात बता रखी कि जब हम डेटा की क्लासिफिकेशन उनके एट्रीब्यूट से या उनकी क्वालिटी से की जाए करते हैं, तो वो हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाती है। ये जो क्वालिटी है कुछ भी हो सकती है, लिंग के आधार पर हो सकती है, उसकी लिटरेसी साक्षरता के आधार पर हो सकती है, उसके रिलीजन के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, कोई भी आधार हो सकता है क्वालिटी को दिखाने का। तो यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे ही इज ब्राउन एंड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं आया, जस्ट यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है। ही हैज लॉन्ग हेयर, हेयर्स की क्वालिटी बताई गई है। ही हैज लोड्स ऑफ एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो यहाँ पर भी कोई न्यूमेरिक फैक्ट नहीं आया है, ये भी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। ही इज क्लेवर, ये भी हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। इसमें आप बस ये ध्यान रखना, ये जो हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होती है ना, ये दो हो सकती हैं। एक तो हमारी सिंपल होती है और दूसरी हमारी मैनीफोल्ड होती है। सिंपल में बताया दो कैटेगरी होती है, और मैनीफोल्ड में दो कैटेगरी होने के बाद उसके आगे फर्दर और कैटेगरीज बनाई जाती हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स आएंगे। तो जब भी हम डेटा को न्यूमेरिकल फैक्ट्स के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो वो हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाती है। Quantitative classification refers to the classification of data according to some characteristic that can be measured such as height, weight, etc. तो जब भी हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट है, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, वेट है, वेट को मेजर कर सकते हैं कि 30 किलो केजी है, 40 केजी है, 50 केजी है। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। अब एग्जांपल गिवन है, ही हैज 4 legs, इसमें यहाँ पर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है ना, ये क्वांटिटी बता दी 4। ही हैज 2 brothers, यहाँ पर भी क्वांटिटी बता दी। ऐसे ही he weighs 25.5 kg, उसका वेट इतना है। ऐसे ही he is 170 सेंटीमीटर टॉल। तो यहाँ पर सारा का सारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बताया गया है, तो इसी को हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम,
कि जब हम डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बताते हैं या शो करते हैं, वही हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन ईयर, मंथ्स, वीक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जब भी हम डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग शो करते हैं, और वो टाइम कुछ भी हो सकता है, ईयर वाइज भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो जब भी हम डेटा को अकॉर्डिंग टू टाइम शो करते हैं तो वो हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखो एक पिक्चर गिवन है, अ स्टडी इन स्केलेट। ये हमें कब दे रखी है, ये हमारी 1887 में। नेक्स्ट हमारा कितना दे रखे, 1890 में, देन 1902 में, 1915 में। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्टडी है ना, ये जो हमारा डेटा गिवन है, ये किससे रिलेटेड है ये डाटा हमारा टाइम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये बता दिया ना 1887 में क्या था, 1890 में क्या था, 1902 में क्या था, 1915 में क्या था। तो जब भी हमें डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम गिवन हो, वीकली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकते हैं और मंथली भी हो सकते हैं। यहाँ पर ईयरली गिवन है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। एज नेम सजेस्ट, ज्योग्राफी के आधार पर, है ना, ज्योग्राफी के आधार पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा को, तो उसी को ही हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। मतलब यहाँ पर जो हम डेटा होता है हमारा, उसको उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांट देते हैं। मतलब कोई जो डेटा है वो कहाँ से लिया गया है, एमपी से है, यूपी से है, हरियाणा से है, पंजाब से है, जहां से भी है उससे रिलेटेड जब हम ज्योग्राफी से रिलेटेड डेटा के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। तो अंडर this type of classification, the data is classified on the basis of area or place. This type of classification is known as areal or spatial classification. तो जब भी हम डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ एरिया या प्लेस के आधार पर क्लासिफाई कर देते हैं तो उसी को हम स्पेशल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, एरियल क्लासिफिकेशन या फिर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। द एरिया में बी इन द फॉर्म ऑफ कंट्री, जो हमारा एरिया है कुछ भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है और कोई जोन भी हो सकता है। जो भी हमारा डेटा हमें दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी हमारा ज्योग्राफिकल आधार है उसके आधार पर जब हम डेटा को शो करते हैं, चाहे वो कंट्री है ना, जैसे मान लो आप जापान का डाटा ले रहे हो, फिर अपना इंडिया का ले रहे हो, यूएसए का ले रहे हो और किसी भी कंट्री का ले रहे हो, तो जब कंट्री वाइज या फिर हम स्टेट वाइज अपने उसका ले सकते हैं, इंडिया के स्टेट्स का ले सकते हैं, है ना, ऐसे ही हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका ले सकते हैं। तो जो भी डेटा हम ज्योग्राफी के आधार पर ले रहे हैं वो हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल गिवन है, एवरेज यील्ड ऑफ राइस ड्यूरिंग 2014-15। यहाँ 2014 और 15 के दौरान जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन हुआ है ना राइस का, उससे रिलेटेड यहाँ स्टेट के बारे में गिवन है। आप देखो तमिलनाडु में अलग हुआ था, कर्नाटका में अलग, फिर केरला में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में। तो इसके सामने जो हमें यील्ड दे रखा है, इसका उत्पादन दे रखा है किलोग्राम पर हेक्टेयर में, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, इसको देखने से साफ पता चल रहा है कि ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर ये हमें डेटा गिवन है। क्योंकि एक स्टेट जो हमारे डिफरेंट स्टेट हैं उनमें कौन कौन सा प्रोडक्शन हुआ है, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके बारे में ये टेबल सारा कुछ दिखा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे इसमें गिवन है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता है, जो बदलता रहता है ना, जो फिक्स नहीं है, जिसमें कभी ना कभी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आएगा, उसी को ही हम वेरिएबल बोल देते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक और अ फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड और चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। तो ऐसा कोई भी फिनोमिना, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कि जिसके अंदर चेंज संभव है ना, और जो भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने के लिए तैयार है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी आइटम जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसमें चेंज संभव है, जो कैपेबल है चेंज के लिए, उसी को ही हम वेरिएबल बोलते हैं।
नेक्स्ट है वेरिएबल के साथ हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर। ऐसे वेरिएबल जो जंप्स के साथ बढ़ते हैं या फिर जो कंप्लीट नंबर के होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल ना। ऑल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट। जितने भी क्वालिटेटिव टर्म होती है ना, वो डिस्क्रीट होंगी। या तो कोई चीज है चाहे नहीं है। जैसे ऑनेस्टी है तो पूरा ऑनेस्ट होगा, फिर डिसऑनेस्टी, अगर डिसऑनेस्टी तो पूरा ही होगा। तो ये कंप्लीट होता है। कोई ऐसे नहीं कह सकते कि वो 1.5 ऑनेस्ट है या वो हाफ डिसऑनेस्ट है ना। तो जो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा डिस्क्रीट होते हैं। तो जो भी हमें ये ध्यान रखना है, जो डिस्क्रीट आइटम होती है ना वेरिएबल्स, ये हमेशा कंप्लीट होते हैं। ये पॉइंट्स में नहीं आते या फ्रैक्शन में नहीं होते, ये हमेशा कंप्लीट नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं? जो कंटिन्यूटी से धीरे धीरे बढ़ते हैं, जंप के साथ नहीं बढ़ते हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज कंटिन्यूअसली और इन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं या धीरे धीरे कंटिन्यूअसली वो बढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे रखे 5.1, 5.2, 5.3, ऐसे ही रेंज दे रखी है। ये कंटिन्यूअस है 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी कंटिन्यूअस वेरिएबल है। फिर है हमारा रो डाटा। रो डाटा क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये रो डाटा है, मतलब अभी ये फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में नहीं आया है, फिनिश नहीं है, मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। यानी कि जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, शुरू में फर्स्ट टाइम जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो अनअरेंज्ड होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो वही हमारा रॉ डाटा होता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा या डाटा इज इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। यानी कि जो भी डाटा उसके ओरिजिनल फॉर्म में अभी हमने लिया है वो हमारे लिए रॉ डाटा का काम करता है। या ऐसा डाटा जो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखा हुआ है वो हमारे लिए रॉ डाटा है। अब देखो इसमें पता चलेगा द स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड आर जर्नली रॉ डेटा। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना जर्नली शुरू में, तो वो हमारा क्या होता है? रॉ डेटा होता है। और अनग्रुप्ड डेटा, क्योंकि अभी उनका ग्रुप डिसाइड नहीं किया होता, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, इसलिए अभी उनका कोई ग्रुप नहीं बना होता। जैसे यहाँ पर 30 लेबरर्स हैं एक फैक्ट्री में, उनके बारे में ये डेटा दे रखा है। अब देखो इसको देखने से कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डेटा है अभी हमारे लिए, ये रॉ डेटा है, इसको अभी हमें ऑर्गेनाइज नहीं किया। और जब हमें इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा रॉ डाटा है वो कौन सा डाटा होगा, जो अभी अनऑर्गेनाइज्ड है ना, और जो हमने अभी फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है और अभी उसको ग्रुप में बनाना बाकी है। Okay guys, keep learning, keep watching. Thank you so much. If you have any doubt, you can put comment in comment section. I will sort your queries. Thank you so much.